necesito y puedo temblar. ट्रंप ने वेनेजुएला पे क्यों हमला किया? भाई इसके कई वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि वेनेजुएला एक कमजोर मुल्क है और उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी माली हालात बद से बदतर होती गई है पिछले 15 साल में। साथ में वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के रिजर्व हैं। यानी रशिया के पास नहीं है सबसे बड़े, सऊदी के पास नहीं है सबसे बड़े तेल के रिजर्व्स, सबसे बड़े तेल के रिजर्व्स वेनेजुएला के पास हैं। तो ये एक जुर्म है। अगर आप इतने अमीर हो, आपके पास इतने एसेट्स हैं और आप कमजोर हो, तो आज से 2500 साल पहले थुसिडिडीज जो एक ग्रीक फिलोसोफर और जनरल थे, उन्होंने कहा था कि द स्ट्रॉन्ग डू एज दे विल एंड द वीक सफर एज दे मस्ट। तो यानी सलाहकार ने ट्रंप के ये बताया होगा कि इस वक्त वेनेजुएला कमजोर है और उसके पास बहुत तेल है। तेल का मतलब ये नहीं कि अमेरिका उस तेल को चूस के निकाल ले जाएगा और बेच देगा। अमेरिका ने ये इराक के साथ भी ऐसा नहीं किया कि इराक का तेल निकाल लिया और बेच दिया। वजह ये है कि ट्रंप जो है, उनको काफी सपोर्ट मिलता है ऑयल इंडस्ट्री से। यानी कि उनके इलेक्शंस में और रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्शंस में ऑयल इंडस्ट्री फंडिंग देती है और उनको पता है कि ऑयल जो है वो सस्ता किया जा सकता है और ऑयल जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ग्रीन एनर्जी की वजह से ऑयल खत्म नहीं होना चाहिए। उसके लिए वेनेजुएला का बहुत जरूरी है रहना मार्केट में। और अगर वेनेजुएला रहेगा तो मदुरो की सरकार को वो पैसे मिलते, यानी कि वो और ताकतवर होती। तो सरकार बदलेगी तो वेनेजुएला मार्केट में आएगा और तेल बेचेगा, तो ऑयल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। दूसरी बात ये है कि बल्कि तीसरी बात ये है कि ट्रम्प जो है वो 70s और 80s के आदमी है। उनको वही दुनिया पसंद है जिसमें तेल होता था, जिसमें गाड़ियां कोई मैकेनिकल होती थी, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं होती थी। तो वो उसी दुनिया में रहते हैं। पर उससे भी ज्यादा उनका जो बेस है, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के जो वोटर हैं, वो बहुत सारे ऑयल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। यानी टेक्सास में भी और अलास्का में भी और स्टेट्स में बहुत सारे जो ऑयल इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के वोटर्स हैं। तो उनके वास्ते भी ट्रम्प चाहते थे कि ऑयल बरकरार रहे, ऑयल इंडस्ट्री बरकरार रहे। चौथी बात ये है कि जिसको हम कहते हैं कि वैचारिक तौर पे, ख्यालाती तौर पे, आइडियोलॉजिकल तौर पे ट्रम्प चाहते थे कि वो हमेशा सेंटर राइट और राइट विंग फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं। और वेनेजुएला में सेंटर लेफ्ट या लेफ्ट की गवर्नमेंट थी। ह्यूगो चावेज भी और उनसे पहले उनके बाद मदुरो भी एक ही विचारधारा के थे। ह्यूगो चावेज ज्यादा आइडियोलॉजिकल थे, मदुरो उतने नहीं थे, पर दोनों लेफ्ट ऑफ सेंटर थे। और ट्रंप ने हर जगह राइट विंग फोर्सेस को सपोर्ट किया है। आप देखिए होंडुरस के इलेक्शन में भी, चिली के इलेक्शन में भी, आप बोल्सोनारो को देखिए ब्राजील में, आप मिले को देखिए अर्जेंटीना में। तो वो यहाँ पे भी चाहते थे कि ये इसका खत्म हो। ये सरकार जो है कभी ईरान के साथ अच्छे ताल्लुक बनाती, कभी चाइना के साथ, तो इसको हटाया जाए। इसमें ऑयल के अलावा और भी बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स हैं और ये हमारे पास है। जिससे कनेक्टेड है ये पांचवा इशू कि ट्रंप जो है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए ये जरूरी समझते हैं कि मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन वापस लाई जाए। मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन एक 19वीं सेंचुरी की, 18वीं 19वीं सदी की एक डॉक्ट्रिन है, एक पॉलिसी है जो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, जिसमें कहा था कि लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, यानी कि पूरा का पूरा साउथ अमेरिका, हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। यानी कि अमेरिका का इलाका है जिसमें किसी यूरोपियन या कॉलोनियल पावर को घुसना इजाजत नहीं है। और तब से अमेरिका अपनी इन्फ्लुएंस, अपनी पावर, अपना पैसा इस्तेमाल करके वहां पे सरकारें बदलता है, इन्वेस्टमेंट करता था। ये कोल्ड वॉर में भी चलता रहा। पर ये पिछले
30 साल से बंद हो गया था कुछ हद तक। जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो 90s और 2000s में ये मामला खत्म हो गया था। पर अब वो वापस इसमें एग्जिट करना चाहते हैं, इसीलिए वो सही समझते हैं कि अगर रशिया और पुतिन भी और शी और चाइना भी अगर कोई इलाके पे हावी हैं, तो कोई बात नहीं, उनका हक है, हमारा भी हक है यहाँ पे। और वेनेजुएला के बाद हो सकता है वो और भी जगहों पे जिसे कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, उसमें ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये था 5वां रीज़न। और एक छठा रीज़न ये है कि ट्रम्प जो है, वो एक ईज़ी विक्ट्री चाहते हैं। यानी कि एक राजनीतिक, सियासी, पॉलिटिकल विक्ट्री अपने बेस के लिए अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं रेजिम चेंज यानी कि सरकार पलटने में, तो वो दिखा सकते हैं कि देखो, एक मेरी ये कामयाबी है और मैंने जो वादे किए थे अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के, वो सही हैं। और सातवीं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ड्रग्स से रिलेटेड है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा मदुरो सबसे बड़े ड्रग के सप्लायर नहीं थे। उनसे भी बड़े थे और भी थे, 5-6 और भी थे। यानी मदुरो पहली बात तो अकेले नहीं थे ड्रग्स में, वेनेजुएला अकेला नहीं था। और कोलंबिया, अ, आस-पास के मुल्क, ग्वाटेमाला सब मिले हुए हैं इस ड्रग ट्रेड में। और वेनेजुएला सबसे बड़ा भी नहीं था, बल्कि वेनेजुएला सिर्फ एक रास्ता देता था, एक कंड्यूट था कैरिबियन के थ्रू कोलंबियन ड्रग्स के लिए। बट ज़्यादातर ड्रग्स तो पैसिफिक से जाते हैं। कोलंबिया जो है वेनेजुएला के बराबर, वो पैसिफिक से भेजता था ज़्यादातर ड्रग्स अमेरिका में। तो ना ही वेनेजुएला अकेला था इस ड्रग ट्रेड में, ना ही वेनेजुएला सबसे बड़ा था। कोलंबिया उससे बहुत बड़ा है। पर इसको एक एक्सक्यूज़ की तरह इस्तेमाल किया गया, क्योंकि रेजिम चेंज करना था। और ट्रम्प ये दिखा पाएँगे अपने बेस को कि देखो, तुम में से जो लोग ड्रग की वजह से परेशान हैं, वो बहुत सारे रिपब्लिकन वोटर्स भी हैं। मैंने देखो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कुछ हद तक, वेनेजुएला को हटा के। अब ये अलग बात है कि असली प्रॉब्लम जो थी वो फेंटेनिल ड्रग की थी और कोकेन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका में। और दूसरी बात ये कि कोकेन का सबसे बड़ा सप्लायर जो है वो कोलंबिया है, वेनेजुएला नहीं है। पर ये एक तरह की और विक्ट्री होगी। तो इन 7 रीज़न्स की वजह से मोटा-मोटा ट्रम्प ने इन्वेड किया। मैं अगले वीडियो में आपको इसके ग्लोबल इम्प्लिकेशंस बताऊँगा, इसकी पूरे विश्व पे जो असर होंगे वो बताऊँगा। वो एक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके धमाकेदार असर होंगे पूरी दुनिया पे।